Hello and welcome everyone in the classroom of Punya Study Circle. Dear student, in this lecture, we will be teaching you about multinational corporation, global enterprises और you may also call them MNCs. बेटे इस लेक्चर के माध्यम से हम आप लोगों को बहुराष्ट्रीय कंपनीज या बहुराष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। इस लेक्चर में क्या आप लोग अध्ययन करने वाले हैं? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, बिसाइड्स द फीचर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर बोथ होम कंट्री एंड होस्ट country. When we are talking about multinational corporation or a global enterprises is the one which is established and registered in only one country, which is called its home country, having its head office in that country, but it carry out its business operations through subsidiaries and branches across the different countries of the world, availing of the competitive advantages, cost advantages and access to the market. बहुराष्ट्रीय कंपनी से अभिप्राय एक ऐसी कंपनी से है जिसका पंजीकरण एवं स्थापना एक विशेष देश में हुई है जहां उसका मुख्यालय स्थापित है। ऐसे देश को हम उस कंपनी का होम कंट्री बोलते हैं या गृह देश बोलते हैं, जबकि ऐसे देश जहां पर वो अपना उत्पादन या व्यापार चला रही है या तो सहायक कंपनी की सहायता से या फिर अपनी ब्रांचेस की सहायता से, ऐसे देशों को हम उस कंपनी का होस्ट कंट्री बोलते हैं। ऐसी कंपनी को हम क्या कहेंगे? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनी या ग्लोबल एंटरप्राइजेस। बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे हम टाटास की बात करें, अदानीस की बात करें, रेनबैक्सी है, सिप्ला है, मैकडोनल्ड है आपके लिए। ये हमारे जो भी ऑटोमोबाइल कंपनीज होते हैं जैसे फोर्ड है, हुंडई है, टाटा है, मारुति सुजुकी है, ये सभी हमारे क्या है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जिनका पंजीकरण एक विशेष देश में हुआ है जहां इनका मुख्यालय स्थापित है। इसके अलावा बहुत सारे देशों में ये अपनी उत्पादन एवं विपणन इकाइयों की स्थापना करती हैं अपने व्यापार के विस्तार के लिए। ऐसी कंपनी को हम क्या कहेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनी या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। Here we are having some of the definitions given by expert organizations, just like International Labour Organization. International Labour Organization said the essential nature of multinational enterprises lies in the fact that its managerial quarters are located in one country while it operates in number of other countries as well. बेटे बहुराष्ट्रीय कंपनी से अभिप्राय या एक मुख्य जो विशेषता होती है बहुराष्ट्रीय कंपनी की वो ये है कि इसका जो मुख्यालय होता है वो उस देश में स्थापित होता है जहां इसका पंजीकरण हुआ है, जबकि ये जो अपनी कार्य है, व्यवसाय है, जो अपना व्यापार है, उसको बहुत सारे दूसरे देशों में भी संचालित कर रही होती है। ऐसी कंपनी को हम बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से जानते हैं। How the president of International Business Machine defined to the multinational corporation. He said multinational corporation is the one that operates in many countries. बहुराष्ट्रीय कंपनी से अभिप्राय एक ऐसी कंपनी से है जिसका व्यापार है, जिसका जो व्यवसाय है वो बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। कैरीज आउट रिसर्च डेवलपमेंट एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन दोज कंट्री, जो शोध संबंधी, विकास संबंधी और उत्पादन संबंधी कार्यों को उन देशों में कर रही होती है। हैज मल्टीनेशनल मैनेजमेंट, जिसके प्रबंधन में बहुत सारे राष्ट्रों के प्रबंधक शामिल होते हैं। एंड हैज मल्टीनेशनल स्टॉक ओनरशिप, जिसके स्वामी भी बहुत सारे देशों के निवासी होते हैं। तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो अपने व्यवसाय का संचालन बहुत सारे देशों में करती है, वहां शोध करती है, वहां विकासात्मक कार्य करती है, वहां पर उत्पादन करती है और उस उत्पादन का विक्रय करती है, जिसके प्रबंधन में बहुत सारे देशों के प्रबंधक शामिल होते हैं तथा जिसके स्वामित्व अधिकार को भी बहुत सारे देश के नागरिकों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, उसका संचालन किया जाता है। ऐसी कंपनी को हम कहेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी। और यूं से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज द वन दैट कैरीज आउट बिजनेस ऑपरेशंस इन मैनी कंट्रीज, कैरीज आउट रिसर्च डेवलपमेंट एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन दोज कंट्रीज एंड हैज ए मल्टीनेशनल मैनेजमेंट एंड ए मल्टीनेशनल स्टॉक ओनरशिप। Here we are having some of the features which you must get knowledge about. यहाँ कुछ विशेषताएं हैं बेटे, जैसे सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। ऐसी जो कंपनीज हैं उनका मुख्यालय उस देश में स्थापित होता है जिसको हम गृह देश बोलते हैं, परंतु इनके व्यवसाय का संचालन, उत्पादन एवं विपणन संबंधित कार्य बहुत सारे देशों में किया जाता है। इट मीन्स ऑल द डिसीजंस आर मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट सिटिंग इन द हेड ऑफिस, बट दे आर इम्प्लीमेंटेड एंड कन्वेंड थ्रू द डिफरेंट रीजनल हेड्स
और डायरेक्टर्स ऑफ द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स और कंट्री स्पेसिफिक ऑफिसर्स। बेटे निर्णय तो उस देश में लिए जाते हैं जहां मुख्यालय हमारा स्थापित है, क्या उत्पादन करें, कैसे उसका विपणन करें, किस प्रकार से अपने व्यवसायिक कार्यों का संचालन करें, परंतु लागू उस कॉन्टिनेंट के डायरेक्टर के द्वारा या उस देश के डायरेक्टर के द्वारा किए जाते हैं जो डायरेक्टर उस देश में कंपनी के व्यवसाय का दिशा निर्देशन कर रहा होता है। मतलब यहां पर केंद्रीय प्रबंधन होता है, निर्णय लिया जाता है, होम कंट्री में लागू किया जाता है बहुत सारे होस्ट कंट्रीज के अंदर। वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ द बिजनेस, क्यों ऐसी कंपनी ना केवल उस देश में उत्पादन एवं विपणन करती है जिस देश में इनका मुख्यालय है, परंतु बहुत सारे देशों में जहां उनको सस्ता कच्चा माल मिलेगा, एनवायरमेंट को पोल्यूट करने की परमिशन मिलेगी, इजीली लैंड परमिशन मिल जाते हैं, इनको पोल्यूशन कंट्रोल के परमिशन मिल जाते हैं, लाइसेंस मिल जाते हैं, तो ऐसे देशों में जाकर ये कंपनी अपना उत्पादन संबंधी कार्य करती है, वहां के वातावरण को स्पॉइल कर सकती है। जबकि जो होम कंट्री होती है उसको इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारा मिल जाता है, क्योंकि ऐसी कंपनी जो उत्पादन करेगी उसको उन बाजारों में बेचेगी जो बाजारों में इसकी मांग बहुत अधिक है, और जो लाभ होगा वो हमारे होम कंट्री को वापस रिपैट्रिएट कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो ऐसी कंपनी का व्यवसाय बहुत सारे देशों में फैला होता है। ना केवल वो वहां पर व्यापार करती है, बाइंग एंड सेलिंग करती है, बल्कि उत्पादन भी दूसरे देशों में करती है जहां पर उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन केस ऑफ प्रोडक्शन, लेबर है, कच्चा माल है, वहां पर इजी एक्सेस टू लॉज है, रिलैक्सेशन दे रखा है, गवर्नमेंट ने काफी सारे टैक्स कंसेशन दे रखे हैं, तो वहां पर उत्पादन करना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है ऐसे कंपनीज के द्वारा। Then they are having better quality product. Definitely, they are having large number of copyrights, patents, etc. intangible rights in their name. बहुत सारे रिसर्च कार्य कर रखे होते हैं कंपनीज ने, बहुत सारे पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट होती है इनके पास। सो इनके द्वारा जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, दे आर ब्रांडेड प्रोडक्ट एंड हैविंग क्वाइट सेम्चुअस डिमांड इन द मार्केट। बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट हैं, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, उनका उत्पादन इन कंपनीज के द्वारा किया जाता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्शन हमारा यहाँ पर होता है लार्ज साइज। ये जो कंपनीज होते हैं आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे देशों के प्रबंधक होते हैं और बहुत सारे देशों से ही ऐसी कंपनीज के स्वामी आते हैं। इन कंपनी के पास संसाधन की कोई भी कमी नहीं होती है, वेरी लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन इनके पास होता है, जिससे इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी ज्यादा कम हो जाती है, और इसी वजह से, इसी बड़े आकार की वजह से इनकी पहुंच विश्व के हर एक बाजार में संभव हो जाती है। क्योंकि जनरली बाजार क्या चाहते हैं, इनको वो वस्तुएं जो देश में उत्पादन नहीं कर सकते बाहर से मिले और सस्ते दामों पर मिले, जिससे हमें उच्च गुणवत्ता के उत्पाद उपभोग करने का मौका मिले, हमारा लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव हो और हमारा इंपोर्ट बजट भी इतना ज्यादा ना बढ़े। सो दिस बेनिफिट इज प्रोवाइडेड बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज टू दोज कंट्रीज व्हिच आर नॉट हैविंग कॉम्पिटेंसी इन प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज which can be provided easily at affordable prices by the multinational companies. So ऐसे उत्पाद को कौन हमारा प्रोवाइड करेगा? मल्टीनेशनल कंपनीज एक्सेस टू द इंटरनेशनल मार्केट, मतलब अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी बहुत अच्छी पहुंच होती है, संसाधन होती है। इससे ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनको भी इन्फ्लुएंस करके अपने फेवर के अंदर पॉलिसीज को ड्राफ्ट करा लेते हैं, सो दैट दे कैन हैव इजी एक्सेस टू द फॉरेन मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो अपनी पहचान बना सके, अपना स्थापना कर सके, वहां प्रोडक्शन कर सके, वहां टेक कंसेशन को अवेल कर सके, और गवर्नमेंट से ये कंसेंट ले सके कि वो अपने प्रॉफिट को या एक लार्ज पोर्शन ऑफ प्रॉफिट को अपने होम कंट्री के अंदर रिपाट्रिएट या ट्रांसफर कर पाएंगे। Here we are also having special attention to the advertisement. You know, advertisement is one of the medium to communicate about your product and producer to the कस्टमर। जो हमारी टारगेट मार्केट होती है, जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं, उन तक हमें उस उत्पाद के बारे में, उत्पादक के बारे में, विशेषताओं के बारे में और जो हमारे संबंधित उत्पाद हैं उसके विषय में सूचना उपलब्ध करवाना होता है। आपको पता है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस अप्रिशिएट किए जाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अप्रिशिएट किए जाते हैं। इन दैट केस वी हैव टू फोकस ऑन द एडवर्टाइजमेंट कंटेंट और एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग। जो विपणन विज्ञापन होता है उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को अडॉप्ट करा सकें, उसको अकोमोडेट कर सकें डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट या डोमेस्टिक डिमांड के अकॉर्डिंग या डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव दर्शन के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकें, लॉन्च कर सकें उस देश में कि वहां की जनता इसका विरोध ना करे, इवन इसको एंजॉय करे, इन लार्ज नंबर प्रोग्रेसिवली उसको परचेज करे। So all these are the features which are existent in the multinational company or a global enterprises. Here we are having advantages. Each of the advantage and disadvantage will be discussed by us from either perspective, from the perspective of home country as well as from the perspective of host country. Here I am discussing about advantages. Increase in the foreign investment. Yes, this is one of the main benefit to the host country.
जो होस्ट कंट्रीज हैं, जो हमारे बैकवर्ड कंट्रीज हैं, जहां पर लेबर बहुत ज्यादा है, जमीन बहुत ज्यादा है, जहां पर पोल्यूशन लॉज इतने ज्यादा हमारे स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, तो ऐसी कंपनीज को, जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं जहां पर कंपनीज का रेस्ट्रिक्शन हुआ है मल्टीनेशनल कंपनीज का, वहां से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट मिलती है, बी इट इन द सेंस ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी और इन द सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक एक्सचेंज। दोनों तरह की, या तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, मतलब शेयर और डिवेंचर के अंदर इन्वेस्टमेंट मिलेगी, या फिर हमारे को जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या ओनरशिप इन्वेस्टमेंट वहां से मिलेगी, जिससे हमारे देश का आधारभूत ढांचा, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी विकसित होगी, प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपको पता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारा लाइफ स्टैंडर्ड भी इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन इसका बेनिफिट हमारे होम कंट्री को क्या मिलेगा? व्हेन वी आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द अब्रॉड कंट्रीज, व्हाटएवर क्वांटम ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्न्ड बाय आवर सब्सिडरी और आवर ब्रांच, इट विल बी रिपाट्रिएटेड टू द आवर होम कंट्री। वो होम कंट्री में वापस चला जाएगा, जिससे होम कंट्रीज की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसे ही कंट्रीज को हम डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं, जो बहुत कम हद तक डिपेंडेंट है अदर कंट्रीज के ऊपर, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो आज ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट के बगैर वो अपना सर्वाइवल पॉसिबल कर ही नहीं सकते। अगर 3 महीने भी आप लोग मार्केट को बंद कर दें या इंटरनेशनल ट्रेड को बंद कर दें, दे विल बिकम बैंकक्रप्ट। वो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, वहां पर बहुत सारी अनार्ची फैल जाएगी। डेफिनेटली अगर हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा, दैट मीन्स होस्ट कंट्री के बारे में बात करें तो यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा, जबकि ऐसी इन्वेस्टमेंट किसी अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री से नहीं आती कि वहां पर रोजगार की संभावनाएं कम हो जाए, बल्कि वहां पर जो एक्सेस कैपिटल होती है, संसाधन होते हैं, उनको रोजगार मिलता है। यहाँ आप केवल लेबर के एम्प्लॉयमेंट के बारे में ना सोचें, बट यू नीड टू ऑल्सो थिंक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, होम कंट्री की जो कैपिटल है उसको होस्ट कंट्री में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? या तो होम कंट्री इंटरेस्ट इनकम अर्न करेगा या फिर वो डिविडेंड इनकम अर्न करेगा। सो दोनों देशों को बेनिफिट है इस चीज का। Here we are having technological know-how. Yes, they are abundant in the technological know-how. Abundance में उनके पास बहुत सारा टेक्निकल नो हाउ है, बहुत सारे कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इनोवेशन है। इसका फायदा हमारे डेवलपिंग कंट्रीज को मिल सकता है अगर हम मल्टीनेशनल कंपनीज को अलाउ करें दैट यू कम टू आवर कंट्री एंड ऑपरेट हियर एंड डू प्रोडक्शन हियर एंड देन सेल इट टू द आवर कंट्री और सम ऑफ द अदर कंट्रीज। हमारा भी एक्सपोर्ट प्रोफिट बढ़ेगा, हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, हमारी जो पॉपुलेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, हमारा लाइफ स्टैंडर्ड भी इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन जो हमारी होम कंट्री है उसके लिए टेक्नोलॉजिकल नो हाउ का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो ऑप्टिमल यूटिलाइज कर पाएगी अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, उससे उसको एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने को मिलेगा। एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, जिस भी देश में इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट जाती है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जाते हैं, वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि अगर आप लोग हमारे अराइवल को एंटरटेन करना चाहते हैं, हमें अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर ऑपरेट कराना चाहते हैं, इन दैट केस यू नीड टू प्रोवाइड अस दोज बेसिक सर्विसेज व्हिच आर वेरी एसेंशियल फॉर कंडक्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस बाय आवर काइंड ऑफ कंपनी। वो गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालते हैं कि हम उसी देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां की गवर्नमेंट हमें बेटर ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी, टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी, मार्केट एक्सेस, जो हमारे कोल्ड स्टोरेज हैं, वेयर हाउस है, सभी प्रकार की सुविधाएं, आधारभूत ढांचा हमें उपलब्ध करवाकर देंगे। गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होता है और उसका एक लार्ज प्रोपोर्शन हम कहां स्पेंड करते हैं? इन एडवांसमेंट ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिकली हम यहां बात कर रहे हैं, हम अपने आर्थिक ढांचे को बहुत ज्यादा मजबूत कर लेते हैं, जिससे हमारा देश भी धीरे धीरे विकासशील की कैटेगरी से विकसित देश की कैटेगरी की तरफ प्रोग्रेसिव होने लगता है। एंड ऑफ द मोनोपोली, यस बेटे, अगर हम मल्टीनेशनल कंपनीज को अलाउ नहीं करेंगे, इन दैट केस many companies that are operating in our country, they are our home companies, जो हमारे डोमेस्टिक कंपनीज हैं, they will start exploiting to the customers. If I talk about couple of decades ago, अगर 20 साल पहले की बात करें, जब हमारा मिलेनियम ईयर शुरू हुआ था, उस समय हमारे कुछ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ही होते थे इन द टेलीविजन इंडस्ट्री और इन द पैसेंजर कार इंडस्ट्री। वहां पर बहुत सारे ग्राहकों को 1 साल तक वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता था मारुति सुजुकी कार को परचेज करने के लिए, या हमें वेट करना पड़ता था कि कब हमें कलर टीवी की डिलीवरी मिलेगी, एंड प्राइसेस वर स्काई हाई। बहुत ज्यादा प्राइस पे हमें पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल किया जाता था। बट टुडे यू आर हैविंग
बिग असोर्टमेंट, बहुत तरह के टीवीज हैं, एलईडीज हैं, एलसीडीज हैं, प्लाज्मा टीवीज हैं, एंड एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस. इट हैज बिकम दिस पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंटेंसिव कंपटीशन अमंग द मल्टीनेशनल कंपनीज एंड डोमेस्टिक कंपनीज which make them to provide quality product at affordable price to the customers, which is our life standard to improve, our lifestyle to improve. दोनों ही improve हो जाते हैं, लाइफ स्टैंडर्ड भी improve होता है, लाइफस्टाइल भी improve होता है, हमारे पास इवन डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ जाती है. मैनेजर डेवलपमेंट डेफिनेटली अगर दूसरे देश से हमारे देश में मैनेजर्स आएंगे, एक्सपेक्टेड आएंगे, उनके टैलेंट को लर्न करने को मिलेगा. मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर किस प्रकार के पॉलिसीज ड्राफ्ट किए जाते हैं, किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है. इफ वी स्पेंड अबाउट ए कपल ऑफ ईयर इन सच काइंड ऑफ कंपनी, दैट मीन्स वी विल बी डेवलप्ड इन आवर मैनेजर स्किल्स टू प्रोवाइड आवर सर्विसेज टू द आवर कंट्री कंपनीज. जैसे ही हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, वहां के हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पता चलता है, पॉलिसीज का पता चलता है, डिसीजन मेकिंग का पता चलता है, किस प्रकार से वहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंडक्ट किया जाता है और किस प्रकार से वो एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग का वर्क करते हैं. वही हमें हेल्प करता है इंप्रूवमेंट इन द प्रैक्टिस फॉर डोमेस्टिक कंपनीज. डोमेस्टिक कंपनी जो हमारे घरेलू कंपनी है, उनके भी जो ऑपरेटिंग प्रैक्टिस होते हैं काफी सारे इंप्रूव हो जाते हैं. इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज इन द इनपुट. डेफिनेटली यहाँ पर हमारे जो होस्ट कंट्री है उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा. अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आएगी तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगी. रोजगार तो पहले से बढ़ रहा है. जो हमारा एक्सेस प्रोडक्शन होगा उसको हम हमारे नेबर कंट्रीज में या अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड सेल कर पाएंगे. जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे आप एप्पल की बात करें या फिर आप किसी बड़ी कंपनी फोर्ड वगैरह की बात करें, वो डोमेस्टिक कंपनी के अंदर या होम कंट्री के अंदर बहुत कम प्रोडक्शन करते हैं. अपना सारा का सारा प्रोडक्शन साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया से करवाते हैं. बेसिक रीजन यही होता है, वहां उनको कॉस्ट एडवांटेज मिल जाता है. यहां पर जो होम कंट्री है उसको क्या बेनिफिट होगा बेटे, उसकी जो कैपिटल है वो ऑप्टिमली यूटिलाइज होगी. टेक्नोलॉजिकल जो उसका नो हाउ है उसको भी इनकम मिलेगी. बहुत सारा एडवांसमेंट उसको मिलेगा, बहुत सारा मार्केट उसको मिलेगा. और मार्केट की स्कैर्सिटी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर होती है. दे आर हैविंग ह्यूज क्वांटम ऑफ रिसोर्सेज व्हिच रिमेन अनयूटिलाइज्ड. बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, संसाधन है उनके पास, इनका इस्तेमाल उनके पास नहीं है. सो अगर उनको एक्सेस मिलेगा इंटरनेशनल मार्केट को, दे विल बी एबल टू ऑप्टिमली यूटिलाइज सच रिसोर्सेज. Hereafter we are having some of the limitations which are suffered by the multinational companies. ये दोनों के दोनों जो हमारे होते हैं, होम कंट्री और होस्ट कंट्री, दोनों के लिए अलग अलग हमारे लिमिटेशन हो जाते हैं. रिस्क टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री. जो होस्ट कंट्री होती है, अगर वो बहुत ही ज्यादा डेवलप लार्ज साइज कंपनीज को इन्वाइट करेगी, वहां पर जो बैकवर्ड कंपनीज हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, या जो हमारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए प्रोडक्शन करती है, मार्केटिंग करती है, उनको एक बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट हो जाएगा. वी हैव बीन थ्रू दिस एक्सपीरियंस ओवर फॉर इंडिया व्हेन ब्रिटिश रूल आवर कंट्री. जैसे ब्रिटिश हमारे देश में एज अ व्यापारी आए, धीरे धीरे करके उन्होंने पॉलिटिकल पावर को एक्वायर किया, हमारे कंट्री को कॉलोनाइज किया. सो वो इफेक्ट हम बेयर कर चुके हैं. किस तरह से उन्होंने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज होती थी उसको डिसिमेट किया और रिप्लेस किया अपने प्रोडक्ट से जो वो ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर करते थे. एंड इंडिया वाज मेड बाय देम एज एन एक्सपोर्टिंग हब. हम कच्चे माल को एक्सपोर्ट करने वाले देश बन गए थे जस्ट हमारे कपल ऑफ सेंचुरीज के अंदर. Here we are talking about the repatriation of the profit. जो भी लाभ अर्जित किया जाता है हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा, उस लाभ का अधिकतम हिस्सा राजनीतिक साठगांठ से होम कंट्री को रिपैट्रिएट कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, रिमिट हमारा कर दिया जाता है. इसका बहुत बड़ा नुकसान किसको होता है, होस्ट कंट्री को होता है, जबकि होम कंट्री को इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है. जो अमीर देश है, विकसित देश है, वो और ज्यादा विकसित हो जाते हैं. और जो हमारे डेवलपिंग या लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे सफर ऑलवेज एट द एडवांटेज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज. इंटरवेंशन इन द लोकल पॉलिटिक्स. जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो लॉबिंग करते हैं, पॉलिटिशियंस को ड्राइव करते हैं, या जो हमारे राजनीतिक दल से मिनिस्टर्स हैं उनको अप्रोच करते हैं दैट दे ड्राफ्ट पॉलिसीज इन देयर फेवर. उनको टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाए, टैक्स हॉलीडेज दिया जाए, इजी ग्रांट ऑफ लैंड किया जाए, जो पोल्यूशन नॉर्म्स हैं वो उनके लिए इजी किया जाए, वो अपने होम कंट्री से रॉ मटेरियल परचेज कर पाए या उसको किसी भी देश में सेल कर पाए, या अपने प्रॉफिट को ज्यादातर अपने होम कंट्री में या हेडक्वार्टर में रिमिट कर पाए. ये सारी परमिशन ऑब्टेन करते हैं. या जो हमारा इलेक्शन फाइनेंसिंग होता है उसमें इंटरवेन करके उस पॉलिटिकल पार्टी को विन करा लेते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे. नाउ वी आर सफरिंग विद द कोरोना कोविड-19 वायरस अटैक. आपको पता है जो कोरोना कोविड-19 है वो पूरे विश्व भर को प्रभावित कर रहा है. ऐसे में जो स्टिमुलस पैकेजेस गवर्नमेंट अनाउंस कर रहे हैं, दे आर मोरओवर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. जो उद्योगपति हैं उनके लिए अच्छी अच्छी स्कीम्स आ रही हैं, वेयर एज द लेबरर्स, द फार्मर्स एंड द डेली वेज अर्नर्स आर सफरिंग एट देयर बेनिफिट. उनके बेनिफिट के लिए सफर कौन करता है, मजदूर करता है. सफर कौन करता है, एक किसान करता है, और एक बेचारा जो डेली वेजेस अर्नर होता है, जो अपने कार्ड से गुड्स को सेल करता है, वो व्यक्ति काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं. गवर्नमेंट डज
not have any concerns about that. It shows that how big election financing has taken place at the time of election. In the campaign, political जो campaign होते हैं, advertisement होती है, propaganda किया जाता है, बहुत सारा पैसा चाहिए और political party को वो मिलता कहां से है? जब वो इस तरह की नीतियां बनाती हैं उद्योगपति के फेवर में और किसानों को और मजदूरों को इग्नोर करती है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, वहां पर उनका कितना बड़ा लिंक है. Here, no benefit to the poor people and exploitation of national resources. जो गरीब तबका होता है हमारे देश का, वो ऐसे प्रोडक्ट को परचेज ही नहीं कर सकता जो प्रोडक्ट इन कंपनीज के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. एंड फाइनली जो हमारा वातावरण होता है, जो हमारे नेशनल रिसोर्सेज होते हैं, मिनरल्स होता है, उसका कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन, जो हमारा फॉरेस्ट होता है, फोना फ्लोरा होता है, उसका कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन दिस काइंड ऑफ कंपनीज आर मेकिंग. बहुत ज्यादा प्रभावित होता है विकासशील और अल्प विकसित देशों का वातावरण इस प्रकार की कंपनीज की जो डिस्क्रिशनरी पॉलिसीज होती हैं, जो रिकलेस पॉलिसीज होती हैं, उनकी वजह से. दिस इज ऑल अबाउट व्हाट मल्टीनेशनल कंपनीज आर देयर, व्हाट आर देयर फीचर्स, व्हाट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दे आर हैविंग फॉर होम एंड होस्ट कंट्री. आई एम श्योर दैट यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर. इफ यू हैव एंजॉयड, don't forget to subscribe our channel, share our videos and like our videos. Thank you very much for watching us. Have a good day.